जनतंत्र की गरिमा। कभी सोचता हूं कि चे, गांधी और अंबेडकर एक साथ बैठकर खाते और बतियाते तो खाने की प्लेटों के भी कान उगाते, गिलास और चम्मच टकराते जरूर, पर बजना बंद कर देते। कभी सोचता हूं कि चे, गांधी और अंबेडकर एक साथ बैठकर खाते और बतियाते तो खाने की प्लेटों के भी कान उगाते, गिलास और चम्मच टकराते जरूर, पर बजना बंद कर देते। खिड़की पर बैठी चिड़िया थोड़ी देर चहकना बंद कर कर ध्यान से सुनने लग जाती। गांधी चे और उसके सिगार, उसकी टोपी पर लगे सितारे और उसकी बंदूक को निवाला डालते हुए घूरते जाते, और अंबेडकर घूरते गांधी के घूरने को, थोड़ी चिढ़ से। चे अपनी कुर्सी के कोने पर टिकी बंदूक दिखाकर कहता, ये हम पर थोपी गई है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप दोनों और आपका देश बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास कम से कम मोहलत थी इसे न चुन पाने की। इस पर गांधी कहते, तुमने जल्दबाजी की, वक्त लेते तो और भी रास्ते निकल सकते थे, तुम दुश्मन को अंदर से बदल सकते थे। पर बापू, दुश्मन बदलना चाहे तब तो, और बदलूं भी तब जब वो तैयार हो बात करने को। उसे तो गोलियों के अलावा कुछ दिखता ही न था, हम क्या करते। और फिर आपके यहां भी तो वही करने निकला था भगत सिंह, जो मैंने किया। वो बात अलग है कि असफल रहा, पर बाद में क्या हुआ? 47 के बाद क्या मुफलिसी खत्म हो गई? मेहनत की लूट खत्म हो गई? फिर नक्सलवाड़ी क्यों हुआ? हमने कम से कम मुफलिसी खत्म कर दी, हर मुंह में निवाला और हर सर को छत दिया, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य दिया। इसी बंदूक की नली से हुआ है ये सब। अंबेडकर अब तक चुप रहते, अब तक थोड़े से गांधी की तरफ ही होते, गांधी के तर्क से प्रभावित होकर नहीं, पर शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने भी मार्क्स को नहीं, बुद्ध को चुना था। चुनना बेहद मुश्किल रहा होगा। गांधी ने भी मार्क्स नहीं, गीता को चुना था। गांधी जवाब में कहते, हमने भी बंदूकों के नली के सामने सत्याग्रह किया। गांधी जवाब में कहते कि हमने भी बंदूकों की नली के ठीक सामने सत्याग्रह किया, मरे भी, पर बदले नहीं। असहयोग हमेशा काम आता है, सविनय अवज्ञा हमेशा काम आती है, खुद की कमियों को भी तो दिखाती है, जैसे हमें दिखी जातिवाद में, सांप्रदायिकता में। तब लगा कि अभी जल्दबाजी हो जाएगी, अभी और वक्त है, इसलिए हमने बात की, बात सुनी भी। चे के पास इसका बड़ा ही खरा और अकाट्य जवाब होता, पर इस बार जब तक वह बोल पाता, गांधी की अंतिम बात सुनकर भीमराव झुंझला पड़ते। बात सुनी? आप सुनते कहां हैं बापू? आप बस अपनी ही सुनाते हैं और फिर बैठ जाते हैं उपवास पर कि मेरी बात मान लो वरना मर जाऊंगा। यह कैसी अहिंसा है? क्या खुद को भूख से मार देने की धमकी हिंसा नहीं होती? और क्या गलत कहा था मैंने? जातिवाद खत्म करना हो तो जातियों को ही खत्म करना होगा, जड़ को ही काट डालना होगा। इसमें गलत क्या था जो आप अड़ ही गए बिल्कुल? चे की दिलचस्पी अब खुद जवाब देने से ज्यादा गांधी से इस सवाल का जवाब सुनने में होती। वह सवाल के समर्थन में कुछ कहना चाहता, पर देखता कि दोनों के आपस का मामला है, तो जवाब का इंतजार करना ही सही रहेगा। गांधी थोड़ी देर चुप रहते, फिर कहते, भीमराव, धूल की परत जमीन पर जब 3000 सालों से जमी हो और बेहद मोटी हो तो एक बार में नहीं हटती। उसमें धीरे धीरे सुधार करने होते हैं,
एक एक दोष को हटाना होता है, गिन गिन कर, परत दर परत। अंबेडकर गांधी के तर्क को काट देना चाहते हैं, पर उसमें लगभग उतना ही वक्त लग जाता जितना उन्हें मोटी मोटी पोथियां पढ़ने और लिखने में लगा था। कुछ जवाब जुबानी देने मुश्किल होते हैं, वो किताबों से ही मिलते हैं। दूसरी तरफ गांधी का जवाब सुनकर चे जोर से हंस पड़ता। उसे पता होता कि यह काम इतना भी जटिल है नहीं जितना बापू उसे बता रहे हैं। उसे इसका जीता जागता अनुभव था। वह कह देना चाहता कि अंबेडकर को लेकर गांधी की जिद से बहुत कुछ खो दिया है भारत ने। वह भीमराव को सही ठहराना चाहता, पर गांधी के उस जवाब के बाद दोनों चुप रहते। भीमराव पहले भी हार चुके थे, उन्हें पता होता गांधी नहीं मानेंगे। चे गांधी को समझाते हुए पूरी बहस को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से, चे गांधी को समझाते हुए पूरी बहस को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से एक तार्किक अंत तक ले जा सकता था, बिना भीमराव की मदद के, बिल्कुल अकेला। पर वह भी चुप रहता। बहस को अंत तक न पहुंचाने में, बहस को बहस बने रहने देने में उन्हें जनतंत्र नजर आया। वे रख लेना चाहते थे जनतंत्र की गरिमा को। चिड़िया दोबारा चहकने लगती, चम्मच और गिलास दोबारा बजने लगते।